हेलो गाइस, स्वागत है आपका ड्रीम 100 के पार्ट 4 में। इससे पहले मैं पार्ट 3 डाल चुका हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। और भूगोल का चैप्टर 1 का पार्ट 1 भी आ चुका है, उसको भी देख लेना। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। एक बार वीडियो को अवश्य देखना, फिर करना। समझ में नहीं आए तो पूरा देखना। स्किप करके देखोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने पिछले वाली क्लास में नगर नियोजन के बारे में पढ़ा। वहाँ पर योजनाबद्ध यथास्थान कार्य किया जाता था। यथास्थान कार्य योजनाबद्ध कार्य किया जाता था, यानी कि निश्चित क्षेत्र में और निश्चित अनुपात की ईंटें थी का प्रयोग किया जाता था। उनका अनुपात इस तरह से होता था, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। ओके, मैंने आपको बताया था पिछले वाली क्लास में। ये ईंटें मान लेते हैं, ईंट हैं, ये इसकी ये लंबाई हो गई, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गई। ओके, अब जल निकासी प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे अनूठी विशेषता क्या है? जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है? शहरी क्षेत्र दोनों में याद रख लेना। इसके जल निकासी प्रणाली की बात कर लेते हैं। क्या वहाँ पर जल निकासी प्रणाली सुव्यवस्थित थी, अच्छी थी? किस प्रकार से करते थे? वहाँ के जो घर थे किस तरह से बनाए गए थे? वहाँ पर क्या था, घरों के बारे में पढ़ेंगे। और जल किस तरह से नालियों के जरिए बाहर जाता था। और गिर्द पद्धति किसे कहते हैं? एक नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? ये सड़क जा रही है, अब इसके ही बगल में यहाँ पर नालियाँ होती थी। अभी भी ऐसा ही है ना? तो मतलब पहले के लोग वहाँ पर ये जानते थे कि नालियाँ भी जानते थे, नालियों के बारे में परिचित थे, गलियों के बारे में परिचित थे। यानी कि सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। अब वहाँ के आवास का निर्माण कैसे होता था? आवास का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले वहाँ पर गलियाँ बनाई जाती थी, फिर सड़कें गलियाँ बनाई जाती थी सबसे पहले। बाद में अगल बगल में मकान बनाए गए, है ना? मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये गलियाँ बना दी, फिर यहाँ पर ही मकान बना दिए, ये मकान बना दिए, है ना? अब देखो यहाँ पर कोई स्नान घर होगा, ये दरवाज़ा मान लेते हैं। अब देखो स्नान घर होगा, उसको भी नालियों से जोड़ा गया, इससे जोड़ा गया। और दरवाज़ा, क्या हम दरवाजे से यहाँ पूरा घर अवलोकन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुख्य द्वार से हम पूरे घर का अवलोकन नहीं कर सकते, मुख्य बात थी। और जो अंदर है, यहाँ घर के अंदर कताई का काम करते होंगे, है ना? करते होंगे, सिलाई करते होंगे और आदि बातें हैं जो वह करते होंगे, है ना? और स्नान घर का यूज और मतलब कि बाहर की ओर कुएँ बने हुए थे, यहाँ पर कुएँ बने हुए थे। शायद अनुमान लगाया इन्होंने कि इनका यूज अवश्य राहगीर करता होगा, जो यहाँ से पैदल चल के जाता होगा। और मोहनजोदड़ो से 700 कुएँ प्राप्त हुए। मैंने आपको पहले बताया था 7,000 नहीं 700। ओके, अब गंदे पानी की निकासी वहाँ कैसे होती थी? हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं यार, मोहनजोदड़ो की, है ना? ये उनकी उसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना? अब मोहनजोदड़ो में गंदे पानी का निकास कैसे होता था? अब देखो, जो हर घर की दीवारों को गंदी नाली से जोड़ दिया जाता था।
गंदी नाली से जोड़ दिया जाता था। अब जे गंदी नाली के जरिए जो पानी है वो बाहर चला जाता था। इस तरह से वहाँ पर काम किया जाता था, है ना। अब ये क्या पढ़ लिया, जल निकास प्रणाली के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे अनूठा जो विशेषता है वह क्या है, जल निकासी प्रणाली, क्योंकि वहाँ पर जल निकासी प्रणाली नियोजन यानी योजनाबद्ध की जाती थी। सबसे पहले वहाँ पर नालियाँ बनाई जाती, फिर अगल बगल में घर बनाए जाते, फिर जो मतलब कि घरों के नालियों से जोड़ दिया जाता, जिससे कि गंदा पानी बाहर निकल जाए, है ना, घरों की नालियों दीवारों को। यही पढ़ा हमने। और ग्रिड पद्धति पढ़ी हमने, बहुत सिंपल है, यानी कि सड़कें और नालियाँ गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गृह स्थापत्य। वहाँ पर घर किस तरह से स्थापना की गई थी, किस तरह से बनाए गए थे मोहनजोदड़ो में। अब गृह स्थापत्य, जो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है, वह मोहनजोदड़ो का निचला शहर घर आवासीय भवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, मोहनजोदड़ो का निचला हिस्सा आवासीय भवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैसे करता है, क्योंकि हमने दुर्ग और निचला शहर पढ़ा था, जिन निचले शहर में लोग रहते थे आवास को ही रहना कहते हैं, इसलिए उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब वहाँ पर एकांतता को महत्व कैसे था, एकांतता को महत्व का मतलब है, एकांतता को महत्व था, पहले टॉपिक में हमने क्या देखा, एकांतता को महत्व। अब एकांतता को महत्व क्या था, जो वहाँ की वहाँ पर भूमिगत खिड़कियाँ बनाई गई थी, वहाँ पर भूमिगत खिड़कियाँ थी। भूमिगत यानी कि जो कमरा है उसमें खिड़कियाँ ही नहीं थी, जिससे शोरगुल नहीं होगा। ओके, नहीं थी, सॉरी यार, भूमिगत दीवारों पर बनी खिड़कियाँ नहीं थी। एकांतता को महत्व दिया था, यानी कि भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं थी। तो क्या मुख्य द्वार से घर को अवलोकन नहीं हो सकता था, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, जो मुख्य द्वार है उसको घर को पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर सकते थे। एकांतता को महत्व दिया। ईंटों को फर्श से बनाकर स्नानघर। अब देखो, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो वहाँ के स्नानघर थे, क्या थे, स्नानघर, उनको पक्की ईंटों से बनाया गया, फिर बाद में नालियों से गलियों से जोड़ा गया, है ना। जो मकान थे उनको कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, है ना। स्नानघर पक्की ईंटों से बने हुए थे और उन्हें गली से जोड़ा गया था। बहुमंजिले मंगाल से, यानी कि एक तल से दूसरे तल पर जा सकते थे, यानी कि अनेक घरों से सीढ़ियाँ प्राप्त हुई, बहुमंजिला मकान मिले, कुएं मिले, कुएं बाहर की ओर बने हुए थे, राहगीर इनका प्रयोग करता होगा, है ना। अब ये हमने क्या पढ़ा, गृह स्थापत्य पढ़ा, वहाँ घर की स्थापना। अब मैं आपको उंगलियों पे याद कराने लग जाता हूँ, याद हो गया होगा ऐसे तो, लेकिन एक बार गृह स्थापत्य के इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गृह स्थापत्य में
गृह स्थापत्य में क्या लिखोगे? जो निचला स्तर है वह आवासीय स्तर का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर एकांतता को महत्व दिया गया था। कैसे दिया गया था कि जो यहाँ पर जो घर थे, घर उनका मुख्य द्वार से अवलोकन नहीं किया जा सकता था। और फिर दूसरी बात हमने क्या देखी, भूमि तल से दीवारों पर खिड़कियां नहीं थी, ओके। और फिर हमने क्या देखा, जो वहाँ के स्नान घर उनको पक्की ईंटों से बनाया गया था और उनको नालियों से जोड़ा गया था, गलियों से नालियों से जोड़ा गया था, जिससे गंदा पानी बाहर निकल जाए। वहाँ पर हमें कुएं भी प्राप्त हुए जो बाहर की तरफ बने हुए थे। बाहर की शायद उनका उपयोग राहगीर करता होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, अनुमान लगाया। तो इतना हमने पढ़ा था। यहाँ तक हमने यूं ही याद कर लिया। ये बहुमंजिला मकान एक तल से दूसरे तल पे जैसे होते थे उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, अनेक घर की सीढ़ियाँ प्राप्त हुई। ये तो आपको पता ही है, बताना ही भूल गया था। ओके, तो नेक्स्ट, दुर्ग से प्राप्त संरचना। अब हमने गृह स्थापत्य पढ़ लिया। अब दुर्ग से प्राप्त संरचना कैसी हुई वहाँ पर, मैंने आपको जो पहले वाली क्लास में पढ़ाया था दुर्ग, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो दुर्ग का उपयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए होता होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी रुक जा सकता था। माल गोदाम, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, फिर बाद बताऊँगा, है ना। अब विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए फिर मैंने आपसे कहा था एक घर बना, उसके ऊर इस तरह से होता था माल गोदामा। अब छोटा होता था ये तो शहर से, निचले शहर से। अब जो ये समय के साथ साथ ये वाला ऊपर का हिस्सा है, ये मतलब ढह नहीं कर सकते, गायब हुआ, यानी कि लकड़ी का बना होगा। इस तरह से अनुमान लगाया, लकड़ी का बना होगा, है ना। इस तरह से हमने कहा। अब बढ़ते हैं, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं मिली, इसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए होता होगा। माल गोदाम मिले, विशाल संरचना माल गोदाम से प्राप्त हुई, है ना। निचला भाग ईंटों से बना था संभवतः। ये तो जो निचला भाग है इसका, ये निचला भाग ये तो ईंटों से बना हुआ था, इसमें मैंने आपको पहले बताया। और ऊपरा भाग संभवतः लकड़ी से बना होगा, अनुमान लगाया यहाँ पर भी हमने। माल गोदाम प्राप्त हुए, सार्वजनिक के लिए प्रयोग, और संभवतः निचला शहर तो ईंटों से बना था और जो ऊपरी शहर था लकड़ी से बना था। अब देखो, पहली बात माल गोदाम की कर ली हमने, माल गोदाम की संरचना के बारे में। अब विशाल स्नान घर, वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दुर्ग की। अब देखो, दुर्ग विशाल जलाशय में मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई उसके बारे में देखेंगे। हम मोहनजोदड़ो में गए, दुर्ग पे इस तरह का कोई होता था। ये उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ थी, उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ थी, है ना। और ये क्या था, आंगन था। और यहाँ पर
जिप्सम सो ईंटों को जिप्सम से मिलाकर, मतलब कि इतनी बारीकी से वहाँ पर चुनाई की गई कि वहाँ से पानी बाहर नहीं निकलता था। और ये आयताकार था, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, मैं बताना भूल गया, आयताकार संरचना थी इसकी। अब देखो आंगन में बना हुआ था, आकार तथा स्थिति में लिख दिया संरचना थी। सीढ़ियाँ, उत्तर दक्षिण में भाग में सीढ़ियाँ मिलती है। देखो जलाशय के किनारे, मैंने किनारे बनाए थे ये वाले। नए ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था जल पर, जिससे पानी बाहर ना जाएगा। बहुत सही कहा था मैंने। जिप्सम को गारे को मिलाकर जलबद्ध किया था। ओके, अब इसके तीनों ओर कमरे मिलते हैं, है ना। इसके तीनों ओर क्या मिलते हैं? कमरे। एक इधर साइड, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया। अब कुएं मिलते हैं और कमरे मिलते हैं और एक कमरे में तो हमें कुआं ही प्राप्त हुआ। और जो जलाशय की सफाई पर बिल्कुल ध्यान दिया गया था, और जो जलाशय को पानी को नालियों से जोड़ा जाता, जिससे गंदा पानी नालियों में बह जाता था। अब उत्तर में संरचना पढ़ेंगे हम। ये गली और बाहर, वहाँ से 8 और स्नानघर। उत्तर में हमें क्या प्राप्त हुआ? एक तो गली प्राप्त हुई और 8 छोटे छोटे स्नानघर प्राप्त हुए। गलियारे से जुड़ी थी, यानी गंदे पानी की सुव्यवस्थित तरीका थी उत्तर में। और स्नानघर का अनुमानित प्रयोग संरचना का अनोखापन दिखाने के लिए दुर्ग में प्राप्त विशिष्ट अनुसांतिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा, अनुमान लगाया। संरचना का अनोखापन है और ये दुर्ग में प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ तक ही पढ़ा हमने, बिल्कुल सही कहा हमने। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने गृह स्थापत्य पढ़ा, दुर्ग से प्राप्त संरचनाएं पढ़ी, बहुत सिंपल सी उत्तर। अब देखो हम पढ़ रहे हैं दुर्ग से प्राप्त संरचनाएं। माल गोदाम मिले, दूसरी बात हमने की विशाल स्नानगृह मिले, जलाशय मिले, है ना। और जलाशय चारों तरफ, दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ थी उत्तर दक्षिण में, और ईंटों को जमाकर प्लस जिप्सम के गारे को बनाकर जलबद्ध किया गया था। तीनों ओर कमरे थे, एक गली मिली, एक भाग में कुआं मिला, सुव्यवस्था की जाती थी, बड़े नालों से बह जाता था जलाशय का पानी। उत्तर में हमें एक को गली और एक और से स्नानघर, 4 छोटे छोटे स्नानघर पड़ा। स्नानघर के लाया गलियारे से जुड़ी थी। ये गंदे पानी की सुव्यवस्थित तरीका थी। स्नानघर का अनुपातिक प्रयोग, इसको काट दो भले से। इस संरचना का अनोखापन दिखाता है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? दुर्ग से हुआ। और ये इसका प्रयोग विशिष्ट अनुसांगिक स्नान के लिए, यानी कि नहाने के लिए ही करते होंगे, अनुमान लगाया। क्या ये भी क्लियर है? तो मैंने आपको गृह स्थापत्य और दुर्ग की संरचना, जल निकासी प्रणाली, 3 टॉपिक पढ़ा है। पहला मैं आपको लिखा के बता देता हूँ। पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा जल निकासी प्रणाली। दूसरा हमने पढ़ा निचला शहर, या इसे कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? गृह स्थापत्य, निचला शहर के बारे में गृह स्थापत्य पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा दुर्ग संरचना। 3 टॉपिक पढ़े हमने, ये तीनों टॉपिक पढ़े थे हमने। ओके, जल निकासी में कुछ भी नहीं कहा था कि अनूठा क्या है, विशेषता है। अब जल निकासी प्रणाली होगी तो उनको नालियों से जोड़ा गया होगा, नालियाँ बनाई गई होगी, है ना, सुव्यवस्थित तरीके से प्रयोग किया गया होगा। और गृह स्थापत्य में भी हमने
वहाँ की स्ट्रक्चर के बारे में देखा, फिर दुर्ग संरचनाएं पढ़ी। दुर्ग ऊपर की ओर है, ऊपर जलाशय में, जलाशय के बारे में पढ़ा। इस तरह से 3 टॉपिक क्लियर है। एक बार इनको फिर से देख लेना या PDF में आपको दे दूँगा। आप कमेंट तो करना, PDF ना मिले तब बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 के साथ। जब तक के लिए वाह वाह, धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक इट कर देना, 1 लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट में।